अब देखते हैं केशकत्व क्या होता है। तो दोनों सिरों पर खुली बारीक छिद्र वाली नली को केशकत्व कहते हैं। मतलब ऐसी नली जो यहाँ से भी खुली हो, यहाँ से भी खुली हो और यहाँ से भी खुली हो। केशनली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की परिघटना को केशकत्व कहते हैं। अगर मानो हमने ऐसी एक नली ली, ठीक है, दोनों साइड से खुली है, और उसको हमने इधर पानी में डुबा दिया, तो क्या होगा, पानी इतना इतना एरिया था पानी का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इतनी ऊंचाई तक वो पानी अपने आप चढ़ जाता है। या तो चढ़ेगा या तो क्या होगा, कम हो जाता है। दो टाइप की कंडीशन हो सकती है, तो उसी को हम कहते हैं केशकत्व। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है। केशवकत्व के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे। तो पानी से भरी बाल्टी में तौलिए का एक सिरा छुपा देने पर धीरे धीरे कुछ समय पश्चात तौलिया भीग जाता है। क्या होता है कि जैसे ये है हमारे पास एक तौलिया है, ठीक है, यहाँ अगर ये वाला सिरा गलती से पानी में डूब जाए, यहाँ पानी भरा है, तो अब थोड़े धीमे धीमे करते हो पानी यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, वो टॉवेल जो है वो पूरी पूरी ऐसी ऐसी गीली होती जाएगी अपनी आप। वो ऊपर की ओर देखा जाए तो हिस्सा तो इतना ही डूबा हुआ था, लेकिन हुआ क्या, पानी यहाँ तक कैसे चला गया, ऐसा कैसे हो गया। तो यही बताना है। ये किसका है एग्जाम्पल, केशकत्व का। देखो नली में क्या हो रहा था, नली में पानी पानी तो यहाँ तक था, लेकिन जैसे हमने नली डुबाई तो पानी यहाँ तक पहुंच गया। ऐसे ही इसका मतलब ये है, पानी की तौलियों के बीच बने असंख्य छिद्र। अब तौलिए ऐसी तो है नहीं कि पूरी बिल्कुल की टॉवेल जो है बिल्कुल चिकनी है, उसमें ना कोई छेद है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं। तो वो क्या करते हैं, केश नलियों की तरह व्यवहार करती है। केश नली क्या करती है, उस पानी को अपनी ओर खींच लेती है। तो वो भी, ये छिद्र भी केश नली के जैसा बिहेव करेंगे, और ये केश नलियाँ पानी को सोख लेती हैं। तो ये इधर सोखेंगी, फिर आगे वाली और आगे सोखेंगी, और आगे वाली और आगे सोखेंगी, और धीमे धीमे जो टॉवेल है वो पूरा गीला हो जाता है। सेकंड है, स्याही वाली पेन की नोक के बीच में कुछ गैप होता है। ऐसा क्यों, ताकि जो निब है उसके बीच एक पतली केशनली बन जाए, एवं स्याही में डुबाने पर निब के बीच गैप से स्याही जो है वो ऊपर की ओर चढ़ जाए, तथा अंदर पेन की स्याही का निब में लिखने के लिए उचित प्रवाह बना रहे। अब ये कौन से वाले पेन की बात कर रहे हैं, तो जो पेन पहले चलते थे स्याही वाले पेन, ये वाले, इसको कहते हैं निब। ये है निब। तो ये जो एरिया दिख रहा है खाली सा ऐसा, तो जब हम इसको निब को स्याही के धर पर रखते हैं, मानो यहाँ स्याही है, ठीक है, ये है स्याही, हमने धर रखा, तो ये स्याही अपने आप यहाँ पर चढ़ती आएगी ऊपर तक। तो ये होता है। तो यहाँ पर ये भी क्या कर रहा है, केशनली जैसा केशवकत्व का व्यवहार कर रहा है। ये भी उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये पेन ऐसे दिखते हैं, ये यहाँ पर इसमें निब रहती है, यहाँ पर इसमें स्याही भरी रहती है, तो वो स्याही चली जाती है। फिर है, स्याही सोखता स्याही को सोख लेता है, ऐसा क्यों। ठीक है, तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है केशवकत्व का, कि स्याही सोखता में मतलब ऐसा कुछ कपड़ा या फिर कागज जो कि स्याही को सोख ले, उसमें विद्यमान अनेक रंध्र केश नलियों की तरह व्यवहार करते हैं, जिससे स्याही सोख ली जाती है। और खुरदरे कागज या स्याही सूखता पर लिखना संभव ना होने का भी यही कारण है। अगर खुरदरा कागज रहेगा तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि वो स्याही अच्छे से सूख नहीं पाएगा। तो ये इसका कारण हो जाता है। फिर है, कपड़े पर मोम रगड़ने से वह वाटर प्रूफ बन जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो कपड़े पर मोम रगड़ने से कपड़े की केश नलियां, मतलब जो कोशिकाएं हैं, यहाँ कोशिकाएं नहीं आएगा।
इसमें लिखना कि कपड़े पर मोम रगड़ने से कपड़े में जो छिद्र होते हैं, बारीक बारीक छिद्र जो होते हैं, वो जो हैं वो बंद हो जाते हैं। यहाँ आएगा बंद हो जाते हैं, जिससे कि कपड़ा जो है वाटर प्रूफ बन जाता है। अगर वो छिद्र बंद हो जाएंगे तो जो हमने केशकत्व वाला अभी पढ़ा है उसमें क्या होता है कि पानी को जो है ऊपर की ओर खींचता है। अब हमने यहीं बंद कर दिए, यहाँ मोम लगा दी, तो वो पानी को ऊपर खींच नहीं पाएगा, तो पानी आगे बढ़ नहीं पाएगा, पानी वहीं रुक के रह जाएगा और वो कैसा बन जाएगा, वाटर प्रूफ बन जाएगा। फिर है समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उस पर तेल क्यों छिड़का जाता है। तो जब हम समुद्र की लहरों पर तेल छिड़कते हैं तो तेल हवा जो है तेल को जल के पृष्ठ पर हवा की दिशा में दूर दूर तक फैला देती है। हवा क्या करेगी, उस तेल को और दूर दूर तक फैला देगी। अब बिना तेल वाले जल का पृष्ठ तनाव तेल वाले जल से अधिक होता है। अब जहाँ तेल है वहां पर पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाएगा और जहाँ नहीं है वहां तो ज्यादा है ही। अतः बिना तेल वाला जल उसको वायु को उल्टे दिशा में खींचता है, जिसके कारण समुद्र में उठी लहरों को शांत कर सकते हैं। मतलब तेल डाल देंगे तो जहाँ तेल डालेंगे उधर का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब पृष्ठ तनाव हो जाएगा तो वायु का ज्यादा असर नहीं पड़ पाएगा और वो उसको लहरों को शांत कर देगा। फिर कांच की प्लेट पर पानी डालने से वह प्लेट पर फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर सिकुड़कर गोला हो जाता है। अब जैसे हमने यहाँ ये कांच की प्लेट है, ठीक है, इस पे हमने डाला पानी, तो पानी यहाँ से यहाँ तक फैल गया। अब वही कांच की प्लेट पर यहाँ हमने डाला है पानी, अब यही हमने डाला कांच की प्लेट पर पारा, तो पारा क्या करेगा, गोल गोल बूंदों जैसा बन जाएगा। तो ऐसा क्यों है, तो कांच और पानी के अणुओं के बीच लगने वाला असंजक बल, अभी हमने क्या पढ़ा था, अलग अलग अगर अणु हैं उनके बीच में आकर्षण बल को क्या कहते हैं, असंजक बल। तो कांच और पानी के बीच में जो असंजक बल लग रहा है, पानी के अणुओं के बीच लगने वाले, अब जो पानी पानी के बीच में जो पानी पानी के बीच में क्या लगेगा, क्योंकि दोनों समान अणु है तो वो ससंजक बल लगेगा। तो इसका असंजक बल जो है वो पानी पानी के बीच में लगने वाले ससंजक बल से अधिक है। कांच और पानी का संजक बल ज्यादा है पानी पानी के ससंजक बल से, इसलिए पानी कांच की प्लेट पर फैल जाता है। असंजक बल ज्यादा है तो असंजक बल जैसा ही बिहेव करेगा, मतलब फैल जाएगा। अब कांच और पारे के बीच अणुओं के बीच असंजक बल जो है वो पानी पानी के बीच में लगने वाले ससंजक बल से कम रहेगा। ठीक है, तो पानी का ससंजक बल यहाँ जीत गया, तो पानी क्या कर लेगा, मतलब पारा क्या कर लेगा, पारा उसकी गोल गोल गेंद जैसी बना लेगा, बूंदे बना लेगा। फिर है केरोसिन जल की सतह पर फैल जाता है किंतु पानी तेल की सतह पर नहीं फैलता। ठीक है, मतलब ये बता रहे हैं कि जब हम तेल डालते हैं, केरोसिन वाला तेल डाल रहे हैं, तो पानी में डालते हैं तो पानी में क्या करता है वो, ये पानी भरा है, जब हमने तेल डाल दिया तो तेल ऊपर ऊपर यहाँ यहाँ तैरने लगेगा पानी के ऊपर। लेकिन अगर मान लो हमारे पास तेल ही है, यहाँ पर इसमें पूरे में तेल भरा है, हम तेल के में पानी डाल रहे हैं, तो पानी ऊपर नहीं तैरता, ऐसा क्यों, तो केरोसिन और जल के अणुओं के बीच लगने वाला असंजक बल, अब देखो अलग अलग अणु है तो असंजक बल लगेगा, तो असंजक बल केरोसिन के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से अधिक है। यहाँ पर असंजक बल ज्यादा है और ससंजक बल कम है केरोसिन वाले अणुओं के बीच में, तो अतः केरोसिन जल की सतह पर फैल जाता है, इसलिए केरोसिन क्या करेगा, फैल जाएगा, क्योंकि केरोसिन का ससंजक बल ज्यादा अधिक है। किंतु जल और तेल के अणुओं के बीच लगने वाला असंजक बल जो जल है, जल के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से कम होता है, इसलिए जल तेल की सतह पर नहीं फैलता। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है असंजक और ससंजक बल वालों की। तो जिसका बल ज्यादा रहेगा वो ऊपर आ जाएगा, जिसका बल कम रहेगा वो नीचे चला जाएगा। फिर किसान बरसात के बाद भूमि की जुताई क्यों करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं, तो हमने देखा है वो भूमि में क्या करते हैं, बरसात के बाद
वो एक कौन सी मशीन रहती है जिससे वो पूरा खेत ऐसे ऐसे खोद देते हैं, जैसे कि पूरी जो मिट्टी है वो ऊपर नीचे हो जाती है, ऐसे ऐसे गोल गोल मिट्टी के वो ढेर टाइप के बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो सूखी मिट्टी असंख्य छिद्र वाले होते हैं जो केश नली की भांति कार्य करती है। सूखी मिट्टी क्या करती है, एकदम से पानी डालती है तो पूरी सोख लेती है। अब ये बरसात के बाद कर रहे हैं, तो बरसात के बाद जुताई करने से मिट्टी में बनी ये असंख्य केश नलियां टूट जाती हैं। अब जमीन से भूमि का पानी सतह पर नहीं आ पाता है और पौधों को नीचे का जल प्राप्त नहीं हो पाता। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वो वाला जो उसका सिस्टम है उसी को तोड़ देते हैं, तो जिससे कि फिर से वो बरसात का फिर से ये जो मिट्टी है वो सेट हो जाए और यहाँ से जमीन से जो है पानी पेड़ पौधों को भी मिलने लगे। क्योंकि देखा जाए तो अब देखो बारिश हुई मतलब जमीन में वहां पानी इकट्ठा हो गया है। अब पानी इकट्ठा हो गया, लेकिन वो ही केश नली वाला है कि अगर वहां रास्ता ही बंद हो गया होगा तो केश नली में ऊपर कैसे चढ़ेगा। तो हम यहाँ पर ये बरसात के बाद भूमि की जुताई कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो उसकी केश नली टाइप की जो वो है वो खुल जाए और वो जो पानी नीचे से जो है पेड़ पौधों में ऊपर तक मिलने लगे। तो ये इसका कारण हो गया। ये देखो बबल, इसमें क्या है, अंदर भी एक पृष्ठ है एक बाहर पृष्ठ है। तो इसका पी कितना आया था, 2T/R। ठीक है, ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। नहीं, इसका आया था 4T/R, डबल था पृष्ठ। क्योंकि ये कभी कभार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट। बुलबुले के लिए अतिरिक्त दाब क्या था? अब ये बूंद है, बूंद के लिए देखो सिर्फ एक पृष्ठ दिख रहा है, अंदर तो पूरा पानी भरा है, तो इसके लिए दाब कितना था, 2T/R। ठीक है जी, हो गया संजक ससंजक बल। ये है पृष्ठ तनाव, तभी तो देखो बूंद ऐसी गोल गोल उसमें है। ये है पृष्ठ तनाव, तभी इस पर मच्छर ठहरे हुए हैं। ये है पृष्ठ तनाव, देखो बूंद अगर चाहती तो यहाँ फैल जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें पृष्ठ तनाव लगता है और वो उसका क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करती है। और क्षेत्रफल कम कब होगा, जब वो बूंद के रूप में आ जाएगी। द्रव के प्रवाह का सातत्य समीकरण क्या होता है ये? तो माना कोई द्रव एक असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली। अब नली कैसी होती है, ऐसी। अब लेकिन इसमें बोला है असमान, तो असमान का मतलब ये है, अब ये इसमें पानी जा रहा है, ये तो हो गई एक सिंपल नली। असमान वाली हो जाती है ऐसी, यहाँ पर थोड़ी चौड़ी सी है, यहाँ पर सकरी हुई है, ऐसी है। तो इसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है, ये वाला एरिया वो अलग है, ये वाला एरिया अलग है, तो ये असमान हो गया। अब एक नली है ए बी में धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित हो रही है। द्रव का घनत्व इसमें स्मॉल टी है। सिरे ए पर नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1, यहाँ पर मान लेते हैं A1 है इस वाले पर। द्रव के प्रवाह का वेग V1 है और सिरे बी पर नली के परिच्छेद का क्षेत्रफल इस साइड है A2 और द्रव का प्रवाह है V2। अगर मतलब साइज अलग अलग होगी तो जो पानी इसमें फ्लो हो रहा होगा उसकी वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। तो यहाँ पर A1 V1, यहाँ पर A2 V2 तथा द्रव के प्रवाह का वेग यहाँ पर V2 है। अब सिरे ए से बहने वाला द्रव 1 सेकंड में V1 दूरी तय करता है। अतः सिरे ए से प्रति सेकंड प्रवेश करने वाला द्रव का आयतन कितना हो जाएगा? तो आयतन हो जाएगा A1 V1, दोनों का गुणा कर देंगे। ऐसे ही सिरे ए से प्रति सेकंड प्रवेश करने वाला द्रव्यमान कितना होगा? ये तो आयतन हो गया। द्रव्यमान में हम क्या करेंगे, इसको घनत्व को भी इसमें गुणा कर देंगे, तो A1 V1 D हो जाएगा। अब सिरे बी से निकाल लेते तो B1 के लिए द्रव्यमान कितना होगा, A2 V2 D।
अब ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जितना पानी यहाँ से जा रहा होगा उतना ही पानी यहाँ से भी निकल रहा होगा। ऐसा तो है नहीं यहाँ कहीं रुक जाएगा, बीच में नहीं रुकेगा, तो जितना अभी निकला होगा उतना यहाँ A2 वाले एरिया से भी निकला होगा। तो A1V1D बराबर A2V2D। अब D और D तो सेम है, घनत्व दोनों का पानी का तो सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। फिर A1V1 बराबर A2V2। अब इसको मान लेते हैं ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि A इंटू V कितना भी ले लो, A1V1 A2V2 A3V3, तो A और B का अगर गुणा करा जाए तो ये दोनों नियतांक होंगे, मतलब कांस्टेंट होंगे। तो ये हमारा होता है सातत्य समीकरण। फिर है धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर क्या होता है। तो धारा रेखीय प्रवाह, इस प्रवाह में किसी वस्तु से गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग समान होता है। अगर कोई वस्तु से कोई मतलब कण गुजर रहा है तो उसका जो वेग रहेगा, वेलोसिटी रहेगी, वो एक समान रहेगी। लेकिन विक्षुब्ध प्रवाह में क्या क्या रहेगा, जैसे यहाँ पर पानी का फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ से पानी का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर जितना उसका वेग रहेगा वही वेग यहाँ पर भी रहेगा। ये हो जाता है हमारा धारा रेखीय प्रवाह। विक्षुब्ध प्रवाह होता है कि इस प्रवाह में किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग भिन्न भिन्न होता है। अगर यहाँ से बहुत सारे, और एक कण तो गुजरेगा नहीं, बहुत सारे कण गुजरेंगे, तो किसी का वेग अलग होगा, कोई बहुत ज्यादा तेज वेग से होगा, कोई कम होगा, तो ये हो जाता है विक्षुब्ध प्रवाह। सेकंड है, इस प्रवाह में कण का वेग क्रांतिक वेग से कम अथवा बराबर होता है। तो जो कण का वेग है, ये छोटे छोटे जो कण है, इनका जो वेग रहेगा या तो वो क्रांतिक वेग से कम होगा या तो बराबर होगा, मतलब जो हाईएस्ट इनका वेग होगा उससे कम हो जाएगा या तो उसके बराबर हो जाएगा। लेकिन विक्षुब्ध प्रवाह में क्या होगा, इस प्रवाह में कण का क्रांतिक वेग मतलब जो वेग रहेगा कण का वो क्रांतिक वेग से अधिक होगा, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से ये आगे जाएगा। तीसरा, इस प्रवाह में कणों का वेग वक्रीय या सरल रेखीय हो सकता है, मतलब जो वेग है या तो वो सरल रेखीय सीधी दिशा में जा रहे होंगे या तो वक्रीय जा रहे होंगे, मुड़ के जा रहे होंगे। विक्षुब्ध प्रवाह में, इस प्रवाह में कणों का मार्ग अनियमित अथवा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऐसे ऐसे जा रहे होंगे। फिर है, प्रत्येक बिंदु पर तरल का दाब और घनत्व नियत रहता है। तो जो पानी हमने लिया है, पानी यहाँ से फ्लो हो रहा है, उसका जो दाब है, उस पर जो प्रेशर पड़ रहा है और उसका घनत्व, वो दोनों कांस्टेंट रहेंगे, नियत रहेंगे। और यहाँ पर दोनों अलग अलग रहेंगे, भिन्न भिन्न रहेंगे। अब इसके बाद है बर्नौली की प्रमेय। ये बहुत ज्यादा आईएमपी प्रमेय है, ये आती है पेपर में। बर्नौली की प्रमेय क्या होती है प्रमेय, तो जब कोई आदर्श द्रव अर्थात आश्यान और असंपीडित द्रव, आश्यान क्या हमने पढ़ा था, श्यान, श्यान मतलब गाढ़ा सा पदार्थ था, जैसे कि ग्लिसरीन थी। अब आश्यान मतलब जो श्यान ना हो, ठीक है, ग्लिसरीन जैसा ना हो, पतला द्रव हो, जैसे पानी, तो आश्यान हो जाएगा। और असंपीड्य द्रव मतलब जिसको दबाया ना जा सके। किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह से बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ये तो हो गई पूरी बर्नौली की प्रमेय कि एक ऐसा द्रव लेना है, आश्यान द्रव लेना है, ठीक है, उसको नली में हम प्रवाहित कर रहे हैं और कैसा वाला धारा रेखीय प्रवाह है, उसमें इस प्रवाह से बहता जा रहा है और उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, अब जैसे कि ये हमारे पास एक कोई सटक जैसा कुछ है, ठीक है, नली है इस नली में प्रवाह हो रहा है, तो हर एक बिंदु पर इधर इधर किसी भी एक पॉइंट पर अगर हम निकालें तो उसकी जो एकांक आयतन की कुल ऊर्जा कैसी रहेगी, जो ऊर्जा यहाँ रहेगी वो ऊर्जा यहाँ रहेगी, हर जगह रहेगी, तो वो ऊर्जा कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी। ये हो जाती है बर्नौली की प्रमेय। अब निकालते कैसे, इसका व्यंजक क्या होता है, तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये एक नली है जो यहाँ से चौड़ी है और यहाँ से सकरी है, ठीक है, ऐसी वाली हमने नली ले ली है। ये इसका सिरा A है, ये इसका सिरा B है। इसका एरिया कितना है, मतलब क्षेत्रफल है इसका A1, इसका क्षेत्रफल है छोटे से इसका एरिया का A2, और इस पर प्रेशर कितना पड़ रहा है P1, दाब इस पर P1 है, इस पर है दाब P2, और इसकी ऊंचाई यहाँ से कितनी है जमीन से, तो इसकी ऊंचाई है H2 और इसकी ऊंचाई है H1।
इतना हो गया। यहाँ पर पानी फ्लो हो रहा है और पानी की जो वेलोसिटी है, वेग है, वो है v1। यहाँ पर v2, मतलब जब यहाँ से निकलेगा तो v2 वेग से निकलेगा। यहाँ पर आ रहा है v1 वेग है तब उसका। माना कि ए भी एक नली है जिस पर एक आश्यान द्रव धारा रेखीय प्रवाह से बह रहा है। नली के सिरे ए पर द्रव का वेग है v1, दाब है p1 और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है a1 तथा सिरे बी पर कितना हो जाएगा v2, p2 और a2। अब सिरे ए की ऊंचाई h1 और बी की ऊंचाई h2। इतना तो पूरा डायग्राम में ही है, डायग्राम बनाओगे तो ये पूरा लिख सकते हो। अब द्रव पर किया गया कुल कार्य, कार्य क्या होगा, W क्या होगा। तो सिरे ए पर लगने वाला बल, बल क्या होता है, दाब गुणित क्षेत्रफल। हमारे पास दाब है P1, क्षेत्रफल है A1। क्योंकि दाब का फॉर्मूला क्या होता है, दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमने बल का फॉर्मूला यहाँ से निकाल लिया, दाब क्षेत्रफल को साइड भेज दिया तो आ गया बल बराबर दाब गुणित क्षेत्रफल। तो P1 इंटू A1 कर दिया। अब सिरे ए से प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव पर किया गया कार्य। अब हर एक सेकंड कितना कार्य किया जा रहा होगा, तो कार्य क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। W बराबर F इंटू डी, ये लिखते थे। तो यहाँ पर F, अब भी हमने F की वैल्यू निकाली है, F बराबर P1 इंटू ए, ये F बराबर है, यहाँ F1 लिख लेंगे इसको। तो F की वैल्यू रख देंगे, F की वैल्यू है P1 A1 इंटू, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, विस्थापन। विस्थापन कितना हो रहा है, तो वेग इतने v1 वेग से चल रहा है तो हम v1 का गुणा कर देंगे इसमें। अब ऐसे ही हम सिरे b2 पर मतलब b पर करेंगे, ये तो a पर हो गया, तो b पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अगर कार्य निकाल लें तो W1 था हमारे पास P1 A1 V1, तो W2 हो जाएगा P2 A2 V2। तो अब द्रव पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा, टोटल कार्य, तो कितना हो रहा होगा, पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर दो तो इतना कार्य, और जो बीच में जो पानी भरा है उस पर हो रहा होगा। ये यहाँ पर कुछ कार्य हुआ, यहाँ पर कुछ कार्य हुआ, तो यहाँ अंदर क्या कार्य हुआ, तो यहाँ अंदर के लिए हम, ये अगर W1 है ये W2 है तो अंदर का हो जाएगा W1 माइनस W2। अब W1 और W2 की वैल्यू रख देंगे, P1 A1 V1, P2 A2 V2। अब हमारे पास सातत्य का समीकरण अब भी देखा था, उसमें क्या था कि A1 V1 बराबर A2 V2 था। तो हम यहाँ पर भी यही लिख देंगे कि A1 V1 बराबर A2 V2 है। इस फॉर्मूले के अंदर A1 V1 की जगह A2 V2 लिख देंगे। यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर हम D का गुणा कर देते थे, तो यहाँ पर हमने पहले D का गुणा कर दिया। अब यदि प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव का द्रव्यमान स्मॉल m है, स्मॉल m अगर इसका द्रव्यमान है तो इसको पहले m के बराबर लिख लिया। अब ये जो D है, D को कॉमन लेके दोनों साइड से, इस साइड D को m के बटे में भेज दिया, m/d। अब समीकरण एक क्या था, ये W वाला था समीकरण एक। तब समीकरण एक में A1 V1 और A2 V2 दोनों की जगह पर m/d रख देंगे। अब ये देखो A1 V1 यहाँ है, इसकी जगह m/d रखेंगे और इसकी जगह m/d रखेंगे, तो बचेगा कितना, P1 m/d माइनस P2 m/d। अब m/d तो कॉमन आ जाएगा इधर से, तो अंदर कितना बचेगा, P1 माइनस P2। तो इसको अभी ले लेंगे समीकरण 2। अब गतिज ऊर्जा में कितनी, अभी तो हमने कार्य देख लिया। अब उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या हो, क्योंकि पानी चल रहा है, अब स्थिर तो है नहीं, तो स्थितिज अभी, तो फिर हम क्या करेंगे, स्थितिज निकालेंगे पहले, गतिज ऊर्जा निकालेंगे, दोनों ऊर्जाएं निकलेंगी, क्योंकि इसकी ऊंचाई है और ऊंचाई है तो मतलब वहां पर स्थितिज ऊर्जा होगी, और साथ में पानी चल रहा है तो मतलब गतिज ऊर्जा भी होगी। अब सिरे ए से प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव पर गतिज ऊर्जा कितनी है, प्रति सेकंड जो प्रवाहित हो रहा है, तो गतिज ऊर्जा होती है K बराबर 1/2 mv²।
तो अब भी क्या है इस पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए भी है v1, तो यहाँ पर हम ले लेंगे v1, यहाँ ले लेंगे k1। अब सिरे b के लिए k2 बराबर 1/2 mv2 स्क्वायर, क्योंकि द्रव्यमान तो दोनों का समान है तो समान रहेगा। अब गतिज ऊर्जा वृद्धि कितनी होगी, तो k बराबर k2 माइनस k1 कर देंगे, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि आ जाएगी, तो इसको इससे माइनस कर देंगे। अब कॉमन क्या है, 1/2 m कॉमन है, अंदर आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब इसके बाद निकालते हैं स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि उसकी ऊंचाई है h1 h2 हमने ऊंचाई मानी है, और अगर ऊंचाई मानी है तो स्थितिज ऊर्जा होगी, और स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर mgh। जैसे गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv स्क्वायर, ऐसी स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। अब h पहले वाले के लिए h क्या है h1, तो a के लिए आ जाएगा u1 बराबर mgh1, दूसरे के लिए आ जाएगा u2 बराबर mgh2। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे u2 माइनस u1, तो यहाँ आ जाएगा mgh2 माइनस mgh1, तो यहाँ से m कॉमन ले लेंगे ये m लिखा है तो m कॉमन ले लेंगे, mg तो अंदर बचेगा h2 माइनस h1, ये हो गया स्थितिज ऊर्जा। फिर है ऊर्जा संरक्षण के नियम से। अब अभी हमने क्या क्या निकाल लिया है स्थितिज ऊर्जा निकाली है, गतिज ऊर्जा निकाली है और कार्य निकाला है। तो द्रव पर किया गया कार्य कितना कार्य होगा, तो द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि प्लस द्रव की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, तो ये होगा उसका कार्य। तो कार्य का सबसे पहले तो यही आया था P1 माइनस P2 m/d, तो इसको इधर रख दिया। फिर रखी यहाँ पर गतिज ऊर्जा आई थी 1/2 m, यहाँ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस फिर रख दी स्थितिज ऊर्जा mg h2 माइनस h1। अब यहाँ देखो क्या क्या है कॉमन, तो इसमें m है, इसमें m है, इसमें m है, सब में से m कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारा पास इतना आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो d है इसको हम उस साइड भेज दे रहे हैं, तो P1 माइनस P2 इस d को दूसरी साइड ट्रांसफर कर दिया, तो d का गुणा यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो सकता है, अब यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं चीज़ों के लिए, ठीक है। तो यहाँ P1 है, मतलब 1 1 वाले एक साइड ले लेते हैं, जिसमें 2 2 है वो एक साइड ले लेते हैं, तो यहाँ जाएगा P1 और यहाँ पर 1 क्या है, ये है 1/2 d माइनस में है और v1 स्क्वायर, तो जो माइनस की चीज़ जब इस साइड आएगी तो कितनी हो जाएगी, प्लस की, तो वो प्लस हो क्या जाएगी 1/2 d v1 स्क्वायर। अब इस साइड माइनस का ये है, इसमें गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा g d h1, लेकिन माइनस का है, इसका भी ट्रांसफर इस साइड करो अपन दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा g d h1 इस साइड आ जाएगा। अब 2 2 वाले उस साइड कर लेते हैं, तो P2 है इधर का, तो P2 को उधर भेज दो, तो ये भी माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो P2 प्लस इस साइड क्या है अभी 2 वाला 1/2 d v2 स्क्वायर है, तो ये आ गया, यहाँ पर v2 आएगा और इस साइड है g d h2, तो ये आ गए सब 2 2 वाले, ये आ गए सब 1 1 वाले। तो अब हम 1 और 2 सब हटा के एक उसमें फॉर्मूले में लिखते हैं कि p आ रहा है तो p लिखा, 1/2 d v आ रहा है तो v स्क्वायर प्लस d g h, ये सब का सब है हमारे पास कांस्टेंट। जैसे हमने उधर लिखा था a1 v1 बराबर a2 v2 आ रहा था, तो हमने कहा था कि a भी कांस्टेंट है, तो ऐसे यहाँ पर भी कह देंगे कि ये पूरा कांस्टेंट है, नियतांक है। तो ये हो जाती है बर्नौली की प्रमेय, ये पूरे 3 स्टेप ये है बर्नौली की प्रमेय। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन है कि अगर आंधी तूफान में छतों का उड़ जाना ऐसा क्यों होता है तो आंधी तूफान आने पर छत के ऊपर वायु का वेग बहुत अधिक होता है, अतः छत के ऊपर दाब नीचे की तुलना में कम हो जाता है। देखो ये घर है, ये बना घर, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ से हवा आ रही है, तो ऊपर जो है वायु ज्यादा स्पीड से चल रही है, नीचे कम स्पीड से चल रही है। अब इन्होंने बोला अतः छत के ऊपर दाब जो है नीचे की तुलना में कम हो जाता है, तो जो ऊपर का दाब रहेगा वो कम रहेगा, नीचे दाब ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेग है हवा का वो ज्यादा है।
ठीक है, वेग ज्यादा है, यहाँ पर वेग कम है लेकिन दाब ज्यादा है। इस दाबांतर, अब देखो दाब में क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है, कम है ज्यादा है, अलग अलग अंतर है। तो दाब में अंतर के कारण छत पर ऊपर की ओर एक परिणामी बल कार्य करता है, जिसके कारण छत जो है, अब देखो जहाँ कम बल है, अब यहाँ से हवा आ रही है तो जो छत है अब वो एक तो इसके अंदर आएगी, और यहाँ पर आने पर क्या होगा, तो जहाँ कम दाब होता है वहां उस साइड की ओर से चली जाती है। अब कम दाब की ओर साइड जाएगी, मतलब ऊपर साइड जाएगी, और फिर हवा है तो हवा उसको उड़ा के ले जाएगी। तो ये है इसका कारण। इसका कारण टोटली है कि दाब में अलग अलग परिवर्तन, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। जहाँ दाब कम होगा वो चीज़ उस साइड उड़ के जाएगी, उसी साइड चली जाएगी। यही सब चीज़ें लगती हैं एरोप्लेन में। जो हवाई जहाज रहते हैं वो ऊपर उड़ते क्यों हैं, क्योंकि ऊपर कम दाब रहता है, नीचे ज़्यादा दाब रहता है, तो वो ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। फिर अगला है रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से गुजरते समय व्यक्ति को दूर खड़ा होना चाहिए, ऐसा क्यों? जब ट्रेन हमारे पास से गुजरती है तो कहते हैं कि दूर खड़े हो जाओ, पास मत हो, ऐसा क्यों? तो यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म में से गुजर रही हो तो यात्रियों को पटरी से दूर खड़ा होना चाहिए। रेलगाड़ी और यात्रियों के बीच वायु तीव्र वेग से बहती है। जब हम यहाँ पास में खड़े होते हैं तो बहुत एकदम से तेज से ये आती है, तो हवा भी यहाँ पर तेज से बहती है। अतः बर्नौली प्रमेय से वहाँ दाब कम हो जाता है। अब यहाँ हमारे और जो ट्रेन है दोनों के बीच में, अगर मान लो यहाँ पर हम खड़े हैं और ये ट्रेन जा रही है, तो ये बीच का जो एरिया है यहाँ पर दाब जो है कम है, ठीक है, इस वाले एरिया में, और हवा जो है तेज है, वायु भी है, तीव्र वायु है, और दाब कम है। अब यात्री के पीछे और यहाँ पीछे साइड वायु कम है, वायु का जो वेग है वो कम है, और जहाँ वायु का वेग कम है वहां पर दाब अधिक है, तो यहाँ पर दाब अधिक है। अब कोई भी अगर चीज है, अभी अपन ने देखा था, जहां दाब कम रहेगी वो उस साइड जाएगी, ठीक है, वो साइड उसको खींच लेगी। दाब कम होने के कारण, मतलब यहाँ पर वायु का वेग कम होने के कारण दाब अधिक है, जिससे यात्री पर ट्रेन की दिशा में एक परिणामी बल कार्य करने लगता है। इन दोनों के बीच में एक बल कार्य करने लगेगा। फलस्वरूप वह रेलगाड़ी की ओर एक खिंचाव का अनुभव करेगा, अपने आप इधर खिंचा हुआ चला आएगा। इसी तरह तेज रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म से गुजरने पर जो कचरा रहता है वो भी रेलगाड़ी की ओर आकर्षित होता है। तो अब क्या होगा कि ये इंसान अपने आप यहाँ पर खिंचा चला जाएगा। जैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं तो इसलिए मना करते हैं कि पास मत हो खड़े। अब देखते हैं वेंचुरी मीटर क्या होता है। यहाँ ये बा है। वेंचुरी मीटर एक ऐसी डिवाइस होती है, ये सटक लगी रहेगी ऐसी, इधर पर ये A1 इसका एरिया है, V1 वेलोसिटी से यहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ पर ये फिर से एक M सटक है यहाँ पर ऊपर तक, और ये N है। फिर यहाँ पर ये देखो इसका एरिया जो है वो कम हो गया है, फिर उसके बाद फिर से बढ़ा दिया है, यहाँ पर V2 वेलोसिटी है। तो ये वेंचुरी मीटर बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। ये अभी ने देखा था, ये बर्नौली वाले में उसमें था कि ये सटक कम है, ज़्यादा है इधर से एरिया। तो आधारित एक एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी नली में बहने वाले पानी को प्रवाह की दर को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे ये नली है तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कितनी दर है प्रवाह की, यहाँ पर कितनी है। तो ये काम कौन करता है? वेंचुरी मीटर। अब स्पर्श कोण क्या होता है? तो द्रव के तल पर ठोस के उस बिंदु से जहां यह ठोस के स्पर्श में है खींची गई स्पर्श रेखा तथा द्रव के अंदर डूबी हुई ठोस की सतह के बीच के कोणों को स्पर्श कोण कहते हैं। तो स्पर्श रेखा कौन सी हो जाएगी? द्रव के तल पर ठोस के उस बिंदु से जहां जहां जो मतलब ठोस, मान लो नली है, ठीक है, उसमें पानी बह रहा है, तो पानी जहां उस ठोस को स्पर्श करे, मतलब ये वाला पॉइंट, यहाँ पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वही मतलब वो स्पर्श रेखा कहलाएगी। और अब उसके बाद द्रव के अंदर डूबी हुई ठोस की सतह के बीच का कोण, इन दोनों के बीच का कोण जो बन रहा होगा, द्रव और इस ठोस के बीच का कोण, वो कहलाएगा स्पर्श कोण।
अब स्पर्श कोण निर्भर किस किस चीजों पर करता है? तो द्रव ठोस युग्म की प्रकृति पर, और द्रव के ताप पर, और अशुद्धियों पर, कि अगर इस पानी में कोई अशुद्धि तो नहीं है, ये जो पानी बह रहा है इसका टेम्परेचर कितना है, इसकी प्रकृति कैसी है, इन सब पर ये इसका स्पर्श कोण कार्य करता है। मतलब अगर हम पारा भर देंगे तो स्पर्श कोण अलग होगा इसी नली के अंदर, अगर हम शहद भर देंगे तो अलग होगा, चांदी भर देंगे तो मतलब सबके लिए अलग अलग होगा। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन है कि यदि धागे की रील के छिद्र में फूंक मारी जाए तो उसके निचले सिरे पर रखा कार्ड नीचे नहीं गिरता, ऐसा क्यों? तो रील के छिद्र में फूंक मारने पर रील व कार्ड के बीच वायु का वेग बढ़ जाता है। अब जैसे धागे का, वो हमने देखा है जिसमें वो धागे को लपेटते हैं, ऐसा रहता है गोल गोल, फिर इस पे धागा लपटा रहता है। अब यहाँ हमने क्या रख दिया, एक कार्ड रख दिया है। तब क्या हुआ, रील के यहाँ से हमने फूंक मारी, फूंक मारने पर रील और कार्ड के बीच वायु का वेग बढ़ जाता है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर वायु ज्यादा हो जाएगी इस पॉइंट पर। ये रखा है कार्ड, ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर वायु ज्यादा हो जाएगी, जिससे बर्नौली का प्रमेय के अनुसार दाब जो है कम हो जाएगा, इस पॉइंट पर दाब हमारा कम हो जाएगा। अतः दाबांतर के कारण, और दाब यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, तो दाबांतर के कारण कार्ड नहीं गिरता बल्कि चिपक जाता है। अब दाब में अंतर होगा तो वो चिपकेगा, यहाँ वाले पॉइंट पर वो चिपक जाएगा। अगर दाब एक समान होता तो वो उसको कोई दिक्कत नहीं थी, वो यहाँ से अलग हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या वर्षा की गिरती बूंदों का वेग, जो बारिश होती है उसकी बूंदों का वेग लगातार बढ़ता जाता है? क्या सभी बूंदों का पृथ्वी पर पहुंचने पर वेग समान रहता है? मतलब जो बूंदें गिर रही हैं, क्या उनकी स्पीड ज्यादा होती जाती है कि नीचे गिरती है तो और स्पीड से आती जाती है या तो पृथ्वी पर जब वो पहुंचती हैं तो एक समान वेग रहता है? इसका क्या होगा? तो ऐसा नहीं है, वर्षा की बूंदें नियत सीमांत वेग से नीचे गिरती हैं। सभी बूंदों का पृथ्वी पर पहुंचने का वेग जो है वो समान नहीं होता, अलग अलग वेग से आती, किसी का V1 वेग होगा तो किसी का V2 होगा, सब अलग अलग वेग से आ रही हैं। बड़ी बूंदों का वेग अधिक होगा क्योंकि सीमांत वेग त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका एक फॉर्मूला होता है, तो उसके हिसाब से अगर बड़ी बूंद है तो ज्यादा स्पीड से आएगी, छोटी बूंद है तो उसकी स्पीड थोड़ी कम रहेगी। तो इसका आंसर है कि ऐसा नहीं है। फिर है गहरा जल शांत क्यों बहता है, ऐसा क्यों होता है? तो बर्नौली की प्रमेय के अनुसार दाब अधिक होने पर तरल कम वेग से बहता है। जल जितना अधिक गहरा होता जाता है उसका स्थैतिक दाब उतना ही अधिक होता है, फलस्वरूप गहरा जल कम वेग से अर्थात शांत बहता है। ये देखो ये ऊपर की सतह हो गई, अब यहाँ पर क्या होगा, दाब जो है वो कम होगा और जो इसका वेग होगा वो ज्यादा होगा। अब जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा दाब जो है वो ज्यादा हो जाएगा और जो वेग है वो कम हो जाएगा। तो अब जब वेग कम हो रहा है मतलब पानी स्लो स्लो स्पीड में बहेगा, ऐसा लगेगा जैसे पानी रुक गया है, लेकिन ऊपर ऊपर पानी बहुत तेज स्पीड में जाएगा। फिर है कार की आकृति ऊपर से नीचे की ओर ढलानदार क्यों बनाई जाती है? तो कार की इस तरह की आकृति को धारा रेखीय आकृति कहा जाता है। इस तरह वायु द्वारा कार पर आरोपित श्यान बल न्यूनतम हो जाता है। अब ये देखो ढलानदार का मतलब है कि यहाँ पर ऊपर उठी है, यहाँ ये ढलान जैसी यहाँ से नीचे होती होती ये ऐसी आ गई है, तो इसलिए ऐसा क्यों बनाया जाता है, वो उसका कारण ये है कि धारा रेखीय आकृति, धारा रेखीय हमने पढ़ा था मतलब ऐसी आकृति। तो इसमें क्या होता है कि कार पर जो श्यान बल होता है, लेकिन कौन श्यान बल आरोपित कर रहा है, वायु, क्योंकि यहाँ पर वायु कुछ अलग होगी, यहाँ तीव्रता उसकी अलग होगी, तो वायु इस पर कुछ एक फोर्स लगा रही होगी।
श्यान बल लगा रही है, बल लगा रही है। तो इसलिए इसका ऐसा बनाया जाता है कि जो वायु है वो ऐसी निकल जाए, क्योंकि जब गाड़ी चलेगी तो इस पे हवा लगेगी, और अगर मान लो कि पूरी सीधी बना दी जाए तो हवा उसको रोकने का प्रयास करेगी। अब जब क्योंकि ये तिरछी बनाई जा रही है, ऐसी आकृति बनाई जा रही है, तो वायु भी ऐसी ही निकल जाएगी इस पर, और वो कम से कम दाब इस पर, मतलब कम से कम बल इस पर लगाएगी, इसलिए इसकी आकृति ऐसी है। फिर है आकाश में बादल तैरते हुए क्यों मालूम पड़ते हैं? ऐसा क्यों लगता है कि बादल तैर रहे हैं? तो बादल संघनित जल वाष्प के कणों से मिलकर बनी होती हैं। बादल है क्या? जो छोटी छोटी सी पानी की बूंदे हैं, बहुत छोटी छोटी जल वाष्प कहते हैं जिनको हम, उनसे मिलकर, अब क्योंकि वो बहुत सारी मात्रा में मिल जाती हैं तो वो क्या बना लेती हैं? बादल बना लेती हैं। और ये कण वायु की श्यानता के कारण बहुत धीरे धीरे ही नीचे आ सकते हैं। अब क्या क्या हो रहा है? क्योंकि वायु है यहाँ पर, और वायु में कौन सा बल लगाती है? वायु श्यान बल लगाती है, तो इस बादल पर भी श्यान बल लगाएगी। अब जब श्यान बल लगाएगी तो बादल जो है वो नीचे की ओर नहीं आ पाएंगे, बहुत ही धीमे धीमे से नीचे आएंगे, या तो बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ पाएंगे। तो यही कारण है कि आकाश में बादल तैरते हुए दिखाई देते हैं। ये देखो, ये तैरते हुए दिख रहे हैं ये धीमे धीमे यहाँ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इन पर क्या लग रहा है? वायु जो है वो यहाँ से, वायु तो हर जगह ही है, तो वायु इस पर श्यान बल लगा रही है, इन पर श्यान बल लगा रही है। तो अब बल लगाने के कारण इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन